रेडी एवरीवन। सो आज हमारी रिवीजन की ये थर्ड क्लास है। ठीक है। और अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है। डेप्रिसिएशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये आती है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परमानेंट एंड ग्रेजुअल। परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा के लिए वो वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ग्रेजुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। इट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट्स। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट्स से डेप्रिसिएशन हम लोग जो है देते हैं। ठीक। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछ सकता है कि हु हैज डिफाइंड दिस, who has defined this. So it is not always that American Institute has defined. Sometimes our Indian institutes have also given the definitions, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ICAI ने अपना डेफिनेशन दिया है। ये आप लोगों को थोड़ा एक जैसे इसको हिंट करके याद कर लेना चाहिए कि अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट। वेयरिंग आउट, वेयरिंग आउट आपको समझते हैं ना, जो धीरे धीरे करके खराब होता रहता है। ठीक है। जबकि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने भी दिया है अ सिस्टम ऑफ a system of accounting which aims to distribute the cost or the basic value of the tangible assets less salvage value over the estimated life। ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो मोर ओरिएंटेड है, अगर हम लोग बात करें टूवर्ड्स जो हमारा डेफिनेशन का जो फॉर्मूला हो, जो हमारा डेप्रिसिएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू नो। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कॉसेस पर भी मैं नहीं जा रहा हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ये सब प्योरली थ्योरी है। आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख लीजिएगा। आपसे आपको पता ही होगा कि आपसे इस बेसिस पर कैसे करके सवाल पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है विच अमंग दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये भी पूछ सकता है कि विच अमंग दीज इज अ कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? ठीक है। तो आपसे इसी टाइप के सवाल इन सब क्यों से पूछ सकते हैं, एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फैक्टर्स इन इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये भी चीजों पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। वैसे फैक्टर्स एक बार आप लोग जांच पर देख सकते हैं। ऐसे आपका कॉस्ट मेनली तीन कहा जाता है। एक तो कॉस्ट कहा जाता है, एक आपका कहा जाता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और तीसरा कहा जाता है स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इसमें और भी चीजों को जैसे उसमें ऐड कर दिया है, द एडिशंस इफ एनी मेड टू द एसेट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। कुछ अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के एसेट्स में, तो फिर उसको भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ऑब्सोलेंस मतलब अगर वो एसेट खराब हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी खराब हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई। ठीक है। वर्किंग आवर ऑफ द एसेट। ठीक है। रिपेयर रिन्यूअल, ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं हमारे डेप्रिसिएशन को। मतलब डेप्रिसिएशन में हम लोग नॉर्मली 11 तक तीन ही बातों पर फोकस करते थे। एक क्या? एक तो कॉस्ट, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, और तीसरा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। राइट। हम लोग तीन ही चीजों पर नॉर्मली फोकस करते थे, मगर बाकी भी चीजें यहाँ पर दिया हुआ जैसे वर्किंग आवर्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, स्किल्स हु ऑपरेट्स, हु हैंडल्स द एसेट्स। जैसे ये होता है ना, कोई अगर बहुत अच्छे तरीके से कोई एसेट को अगर ऑपरेट करता है तो वो एसेट लंबा चलेगा। कोई अगर खराब तरीके से ऑपरेट करता है, रफ तरीके से ऑपरेट करता है, फिर वो एसेट की लाइफ ऑब्वियसली कम हो जाती है। फिर लीगल प्रोविजंस भी होते हैं। जैसे आज की डेट में आप लोग देखते होंगे कार्स की जो है उसका एक बता दिया कि आप जब भी रजिस्टर कराएंगे उससे 15 साल तक जो है वो आप कार को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे और भी एसेट्स होते हैं जिनकी एक लाइफ जो है वो पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया है। मतलब लीगल प्रोविजंस हैं, बाकी रेस्ट्रिक्शंस भी उसके साथ साथ में इंगेज्ड हैं। सो दीज आर अदर फैक्टर्स विच हेल्प यू इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बार इसको जरूर से देख लीजिएगा। बाकी चीजों को ऊपर नीचे कैसे भी करके देख लीजिएगा। दिस इज आउट ऑफ द ऑल इम्पोर्टेंट वन। ठीक है।
अब देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट अपने को पता है, इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। एक सिर्फ आप लोग बात को ध्यान दीजिएगा कि डेप्रिसिएशन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज एज पर मैचिंग कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करते हैं? दिस इज एज पर मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बेसिकली हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। सर हाउ कम मैचिंग कंसेप्ट? तो मैचिंग कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि आप पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लीजिए और उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस को उससे घटा दीजिए। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इस साल 1000 यूनिट्स को बेचा, तो 1000 यूनिट्स को प्रोडक्शन करने में मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा लगा होगा, बाकी सारे के सारे खर्चे लगे होंगे, उन सबको तो हम लोग खर्चों को तो ऐड कर ही देते हैं, मतलब घटा ही देते हैं। एक खर्चा जो कि छूट जाता है, वो कौन सा खर्चा छूट जाता है? डेप्रिसिएशन। क्योंकि वो एसेट को अगर गुड्स को अगर हमने बनाया होगा, 1000 यूनिट्स अगर बनाया होगा, तो उसको बनाने के लिए हमारा प्लांट एंड मशीनरी भी तो लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो जो प्लांट एंड मशीनरी हमारा लगा है, उसका जो वैल्यू घटा है, वही तो 1000 यूनिट्स को बनाने का हमारा खर्चा है। नहीं समझ में आया? अरे अगर हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी से अगर हम 5000 यूनिट्स बनाएंगे, और इस साल अगर हमने 1000 यूनिट्स बनाया, मतलब 1000 का जो भी खर्चा है वो तो हमको एसेट के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, उस गुड्स के कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, या कह लो कि अपने रेवेन्यू में से मैच करके घटाना चाहिए। तो बेसिकली डेप्रिसिएशन हम लोग किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देते हैं, आपसे ये सवाल पूछ सकता है। तो इसका जवाब है सिंपल सा, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ड्यू टू विच कंसेप्ट? ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। इज दिस फंडा क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन ये आप लोग देख लीजिएगा, समरी आप लोग देख लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो मैं एंट्रीज आप लोगों को अलग से लिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला हमारा काम स्टार्ट कब होता है? हमारा काम स्टार्ट होता है व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। हम जब भी एक एसेट को परचेज करते हैं तब से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप एसेट को परचेज करते हो, आपकी एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो व्हेन एन एसेट इज परचेज की एंट्री हमारी होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत पर ही हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं, है ना? तो साल के अंत पर जब हम लोग डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग डेप्रिसिएशन को जब प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमारी एंट्री क्या होती है? हमारी एंट्री ऐसे केस में होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक काम और फिर हम लोग करते हैं, ये डेप्रिसिएशन क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, कैसा अकाउंट है? तो इसके बैलेंस को हम लोग अपने पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारी एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अगर एक एसेट सेल हो जाता है, इफ एन एसेट इज सोल्ड, अगर एक एसेट हमारा एक सेल हो जाता है, अगर एक एसेट हमारा एक बिक जाता है, तो अगर एक एसेट अगर हमारा एक बिक गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? इफ एन एसेट इज सोल्ड। तो अब हमारी एंट्री यहाँ पर होती है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द बिगनिंग of the year till the date asset is sold। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग बिगनिंग ऑफ द ईयर से
जिस दिन हमारा एसेट सेल होता है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैंने एक एसेट को सेल किया है 1 जुलाई को, तो मैं क्या करूंगा, बिगनिंग ऑफ द ईयर हमारा अप्रैल मानते हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला काम हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए हमारी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये तो हमारा सिंपल है, यही एंट्री होती है। ठीक है, फिर हमारा सेल की एंट्री होती है, सेल ऑफ एसेट्स की हमारी एंट्री होती है। ये सेल ऑफ एसेट्स की हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और फिर तीसरी एंट्री हमारी होगी, यहां पर ध्यान सुनिएगा, तीसरी एंट्री हमारी होती है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हम बेसिकली यहां पर निकालते हैं कि हमको एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और उसके लिए एंट्री पास करते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के समय हमारी एंट्री क्या होती है, तो प्रॉफिट के समय हमारी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। और लॉस के समय, इन केस ऑफ लॉस, लॉस के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, लॉस के लिए हमारी एंट्री होती है पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब सर ये प्रॉफिट और लॉस हम लोग कंप्यूट कैसे करते हैं, हाउ डू वी कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सो हम लोग प्रॉफिट और लॉस कैसे करके निकालते हैं समझिएगा। तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आप निकालते हो कैसे, आप यहां पे निकालते हो क्या, WDV ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। क्या निकालोगे, WDV ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल। ये कैसे आएगा, ये आपका आता है WDV लास्ट ईयर का, इसमें से आप माइनस कर देते हो डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो पिछले साल का आपका WDV था वो उठा लो, और इस साल जितना भी डेप्रेस, मतलब पिछले साल अगर हमारा WDV था 90,000, इस साल अभी 3 महीने का आपने 5,000 रुपये डिप्रेशन दिया, तो फिर 90 माइनस 5 कितना हो जाएगा, पहले 85,000। ये हमारा हो गया WDV। और दूसरा चीज अब आप कंपेयर कर लेते हो क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट। दो चीजें अपने को चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 1 और इसको मैंने लिख दिया है 2। इफ 1 is greater than 2 then loss। अगर हमारा WDV ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तब तो लॉस है। बट इफ 2 is greater than 1, मतलब अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से, तो फिर क्या है, देन प्रॉफिट। बोलो ठीक है, तो फिर आगे बात किया जाए। ठीक, I hope this much is clear to everyone। तो प्रॉफिट और ये लॉस कैसे निकालते हो, ये आप लोग को क्लियर है ना। लॉस कैसे निकालोगे, 1 माइनस 2, और प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यहाँ पर 2 माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे सुनिएगा ध्यान से। कई कई लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को सेपरेटली रिकॉर्ड करने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नाम से एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं।
सो इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, ध्यान समझिएगा, अगर आप क्या मेंटेन करते हैं, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, अगर आपने क्या चीज मेंटेन किया है, अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है, इफ इट इज मेंटेन्ड, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देन डेप्रिसिएशन shall be recorded in provision for depreciation account। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंट्री इस केस में क्या होगी, एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखिएगा, एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की हमारी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब हम यहाँ पर एसेट में नहीं चार्ज करें, कहाँ पर चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक तो ये हो गया, और आपका बेसिकली नॉमिनल अकाउंट तो था ही डेप्रिसिएशन, तो दूसरी एंट्री जो की होती थी पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, वो तो एज इट इज होती ही रहेगी। ये सब एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बेसिक मिस्टेक लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि सर हम फिर पीएल को डेबिट क्रेडिट करेंगे और प्रोविजन को कुछ करेंगे, तो गलत है। क्या एंट्री होती है, हम बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर पीएल से किसको राइट ऑफ करते हैं, डेप्रिसिएशन को नहीं, पीएल से प्रोविजन को नहीं, किसको राइट ऑफ करते हैं, डेप्रिसिएशन। सिर्फ इतना हुआ कि आप अपने डेप्रिसिएशन को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर रहे हो, कौन सी जगह पर इकट्ठा कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जितना आप डेप्रिसिएशन देते जाओगे उतना उसका क्रेडिट बैलेंस क्रिएट होता जाएगा, उतना क्या होता जाएगा, उसका क्रेडिट बैलेंस क्रिएट होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक सेकंड, अब यहां पर आता है केस अगला हमारा, नेक्स्ट, व्हेन एसेट इज सोल्ड, जब एसेट हमारा सेल होगा, बेसिकली बाकी काम जो होता था हमारा सेम तरीके से होगा, इसमें कुछ नहीं बदलेंगे। व्हेन एसेट इज सोल्ड, द बैलेंस ऑफ प्रोविजन for depreciation account relating to asset sold, relating to asset sold is transferred to assets account। कहां पर हम ट्रांसफर कर देते हैं, assets account, from provision for depreciation account। बात समझ में आ रहा है, तो बेसिकली जब एसेट हम लोग सेल करते थे, ध्यान से, जब एसेट हम लोग सेल करते हैं उस समय जन एंट्रीज देखो क्या क्या पास करते थे, ठीक है, जब एसेट सेल जब आप करते हैं एंट्री क्या क्या पास करते थे, ठीक है, पहला आप करते थे फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो अभी भी डेप्रिसिएशन तो आप प्रोवाइड करोगे ही करोगे, मगर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग सेल। तो सेल के समय बेसिकली आपकी एक एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यही एंट्री अभी भी होगी, मगर इसके साथ में जुड़ा हुआ एक और एंट्री हो जाएगी, क्या, जो प्रोविजन का बैलेंस है, जो प्रोविजन का बैलेंस है रिलेटिंग टू एसेट्स,
वो भी हम लोग एसेट के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें इंट्रो के प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहां पर क्या है हमारा, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन will be transferred to asset relating to assets। ऐसा नहीं मतलब पूरा, जैसे मेरे पास में 4 एसेट्स थे, हमने एक एसेट बेचा, तो उस एक एसेट में जितना भी डेप्रिसिएशन का बैलेंस जुड़ा हुआ है, मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन था वो प्रोविजन में जितना भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ उस एसेट का ही बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा करके एसेट में ट्रांसफर कर देंगे। आप प्रोविजन को अभी तक क्रेडिट करते हुए थे, प्रोविजन को आपने डेबिट कर दिया और आपने क्रेडिट कर दिया किसको, एसेट को, रिलेटिंग टू एसेट्स होल्ड। आई होप यहाँ तक की बात मेरा सारे स्टूडेंट्स मेरे समझते चल रहा है, ठीक है पक्का। फिर फॉर रिकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस, ये तो सेम एंट्री है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, for recording profit loss same entry। बोलो ठीक है, तो फिर आगे बात करें, ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आपकी बुक में शायद नहीं बताया है, मगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैं चाहता हूँ आप लोग उसको एक बार रिवीजन में भी अपने रखें। इफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड, if asset disposal account is maintained, ठीक है। तो अगर आपने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। सो इन सच अ केस all the entries relating to provision for depreciation will be passed and but the entries relating to sale of assets will be passed through assets disposal अकाउंट। तो बेसिकली हमारा जो एसेट पे डेप्रिसिएशन और सारी चीज देने वाला काम था ना, वो सब कुछ सेम रहेगा, सेम तरीके से रहेगा। सिर्फ क्या अंतर रहेगा, जो एसेट को जो हम लोगों ने सेल किया है उसकी एंट्रीज हम लोग किसके थ्रू पास करेंगे, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, हम सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स पर है, एट द टाइम एसेट इज सोल्ड, सिर्फ वहीं पर हमारा चेंज मिलेगा, या ऑन द डेट एसेट इज सोल्ड। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन अब जब प्रोवाइड जब करते हो तो एंट्री तो सेम रहेगी, क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो हाँ ना, ये तो एंट्री एकदम ठीक है। फिर फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स, जो सेल्स वाली हमारी एंट्री अगर हम उसको अगर हम रिकॉर्ड अगर हम करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी,
ध्यान से देखिएगा। तो आप बेसिकली एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, राइट। अब हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंट्री पास करेंगे। बेसिकली हम एसेट का जो भी बैलेंस रहेगा वो पूरा का पूरा बैलेंस उसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट डिस्पोजल में। मतलब हम सेल का जो भी डेबिट क्रेडिट रहेगा उसको एसेट अकाउंट में करेंगे ही नहीं। एसेट अकाउंट में एक तरीके से ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम एसेट का जो सेल का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको इंस्टेंटली हम लोग क्रिएट कर सके। एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। किस टाइप का अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो जब भी आपने एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मतलब आप क्या करोगे, जब भी आपने एसेट को सेल किया है तो डिस्पोज, नाम समझो एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो वो डिस्पोज करने के लिए ना एक अलग से अकाउंट ही बना दो, उसका नाम क्या है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। एसेट डिस्पोजल अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसको कर दिया है? एसेट्स अकाउंट। बेसिकली ये कॉस्ट पर ही आपका रहेगा, ठीक है। फिर आप प्रोविजन को ट्रांसफर कर देते हैं एसेट में। हम लोग क्या करते थे फिर? प्रोविजन के बैलेंस को ट्रांसफर करते थे किस में? एसेट्स में। हम प्रोविजन के बैलेंस को अब जो है एसेट में ना ट्रांसफर करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है? बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर depreciation relating to asset sold। समझ में आ रहा है? फिर यहां पर आपकी जो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, वो एसेट्स अकाउंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। समझ में आ रहा है? ये देखो ध्यान से, फॉर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के लिए इन केस ऑफ प्रॉफिट होगा तो फिर हमारी एंट्री क्या होगी? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बात समझ रहे हैं? और है इन केस ऑफ लॉस होगा तो फिर क्या एंट्री होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर कोई भी डाउट किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग आगे अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीज़ें तो फिर तुम क्लियर है सभी को। एंट्रीज हम लोगों ने पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीख लिया है, जितना दिया था सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अच्छा, मैथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन पर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि देखो आपको बेसिकली इसको कैटेगराइज किया गया तीन तरीके के मैथड्स में। एक है यूनिफॉर्म चार्ज मेथड, दूसरा डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड और तीसरा है अदर मेथड। यूनिफॉर्म में मतलब क्या होगा कि आपका जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगा। जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट बताया आपको, एन्युटी मेथड बताया है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड बताया, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड बताया। इसमें से अपने को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डिक्लाइनिंग मेथड्स में आपको एक बताया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, पढ़ना भी सिर्फ यही है, ठीक है। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ये आपको आपके मैट में तो नहीं दिखाया मगर मैंने आप लोगों को अलग से इसको पढ़ाया था तो मैं इसको आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। डबल डिक्लाइनिंग मेथड ये हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर इसमें याद सिर्फ इतना रखिए कि ये यूनिफॉर्म मेथड में आता है फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या क्या नाम आते हैं, डिक्लाइनिंग में क्या क्या नाम आते हैं और अदर मेथड्स में क्या क्या नाम आते हैं। इसमें ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड ये भी नहीं पढ़ना है, इन्वेंटरी सिस्टम मेथड ये भी नहीं पढ़ना है, डिप्रेशन ये भी नहीं पढ़ना है, मशीन और रेट मेथड ये मैंने आप लोगों को पढ़ा था तो फिर ये मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज जरूर से करवा दूंगा। हालांकि आपको बुक में सिर्फ बेसिकली दो ही दिया हुआ है, एक तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझ में आ रहा है?
पक्का? तो यूनिफॉर्म मेथड के अंदर में बेसिकली देखो हमको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मेथड के अंदर में हमको पता होना चाहिए, एक तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे करके निकालते हैं। जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, जिसको हम लोग दूसरे नामों में स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इसके और भी नाम है ना। इसके जितने घर के नाम हैं, सारे घर के नाम आपको याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं हो कि आपको आपके दोस्त का घर का नाम ही ना पता। काइंड से आपका दोस्ती है तो जितना इसको घर में जिस भी नाम से बुलाया जाता हो, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसमें अपने क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करके निकाला जाता है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकालने का अपना दो फॉर्मूला है। एक तो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला है आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन समझ में आ रहा है। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि आप सवाल पूछ सकता है, वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल करके बताओ। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपका होता है ईयरली डेप्रिसिएशन। यहाँ पर इस वाले केस में आप ईयरली डेप्रिसिएशन इस वाले मेथड के हिसाब से निकालेंगे। मतलब आपको कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू लाइफ ऑफ एसेट दे देगा, ये आपको डायरेक्टली ईयरली डेप्रिसिएशन दे देगा। और आपको यहाँ पर कॉस्ट बता देगा, इनटू 100 मार लेना, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या ये फंडा मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे बेसिकली इन्हीं दोनों चीजों पर बेस्ड सवाल पूछ सकता है। अब आपको इसको घुमा करके देने के लिए तो फिर वो कुछ भी पूछ सकता है। आपको घुमा करके देने के लिए उसने जो है सपोज करो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया, स्क्रैप वैल्यू दे दिया, लाइफ दे दिया। सपोज करो आपको तीन चीजें दे दिया, अमाउंट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ, और आपसे पूछ लिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। कैसे बताओगे? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया, क्या दिया, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन है, स्क्रैप वैल्यू भी 10,000 रुपए है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए है, और लाइफ ऑफ एसेट हमारी 10,000 है, सॉरी 10 साल है। ऐसा एक क्वेश्चन देता है, सपोज करो। आपको कह दिया आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपका 10,000 ईयरली, आपसे कहता है आपका स्क्रैप वैल्यू है 5,000, और आपसे कहता है आपका लाइफ ऑफ एसेट है 10 साल। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं। ठीक है, और हमसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कैसे किया जा सकता है ये बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, पहले कॉस्ट निकाल लेंगे। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाओगे, ईयरली डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ईयरली डेप्रिसिएशन है 10,000, कॉस्ट पता नहीं है, इनटू 100 है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा था, कुछ गड़बड़ हो क्या? अरे कहाँ क्या करने लगे, डायरेक्टली ही निकालने लगे क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी। पहले आपने कहा पहले कॉस्ट निकालेंगे ना, पहले कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट वाला पहले फॉर्मूला अपनाना चाहिए ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा 10,000 इज इक्वल टू कॉस्ट हो एक्स मान लिया, माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ ऑफ एसेट कर दिया आपका 10। अब यहाँ पर कॉस्ट की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,05,000। समझ रहे कि नहीं? अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम लोग अब निकाल रहे थे तो फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10,000 अपॉन 1,05,000
5,000 इंटू 10, ये आपका रेट आ जाएगा, जो भी आपका रेट आ रहा हो, इंटू 100 ना, सॉरी, समझ रहे हैं कि नहीं। और दूसरे टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप WDV बताइए 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं कि मेरा एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 2 लाख, उसका स्क्रैप वैल्यू है 10,000, उसका लाइफ ऑफ एसेट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइफ ऑफ एसेट है 10 साल। हमने इसको परचेज किया है ऑन 1 जुलाई 2018 को। हमको चाहिए इसकी WDV ऑन 31 मार्च 2022। कुछ ऐसा एक सवाल है, समझ में आ रहा है। अब देखो इन सब टाइप के सवाल को कैसे करके लगाओगे, ये एकदम टिपिकल सोचा हुआ मेरा एक दिमाग का एक अभी अपना सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करके करेंगे, फटाफट समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ईयरली डेप्रेशन कंप्यूट कर लेते हैं। क्या कंप्यूट कर लेते हैं? ईयरली। ठीक, ये आपका आ गया 190/10, 19,000। ठीक है। अब आप खड़े हैं 1 जुलाई 18 पर और आपसे पूछ रहा है 31 मार्च 2022 का WDV। तो मतलब यहाँ पर 9 महीना इधर 19 तक में और 3 साल और, तो फिर ये आपका हो गया 3 years and 9 months। 3 years and 9 months। इसका आपने को डेप्रेशन देना। डेप्रेशन कितना समय का देना? देखिए बहुत शॉर्टकट तरीका, 3 साल और, समझ रहे कि नहीं, निकाल के देख लीजिए, 3 साल और 9 महीने आ रहा है। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन मैंने निकाल दिया फॉर 3 years and 9 months। तो 19,000 इंटू 3 years, तो फिर ये सिंपल हो जाएगा 9 months करने के लिए प्लस 19,000 इंटू मैंने कर दिया 9/12, या फिर इसको 3/4 भी समथिंग, और इसको बेटर वे में आप लोग करना चाहिए, मैथमेटिकली करना चाहिए, कर लीजिएगा। 19,000 सीधे से इंटू 3 साल कर दिया और 19,000 इंटू 9/12 कर दिया, ये मेरा आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा WDV, जो ये डेप्रेशन आप निकालेंगे उसमें से 2 लाख में से इसको माइनस कर दीजिएगा। कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। भारी मात्रा में नालायक बैठे हुए मेरी क्लास में, कल बोलने के बाद में भी कितने लोग आज कैंसिल लेके आए हैं? 1,28,000। आप WDV बता रहे हैं क्या? नहीं, मतलब डेप्रेशन नहीं बता रहे ना आप, ये WDV बता रहे हैं ना। कितना बता रहे हैं? 750। सही लग रहा है। अब वो तो वक्त बताएगा। खुद ही निकाल, ठीक है। तो बेसिकली सवाल कुछ इसी टाइप का पूछा जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा कि जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अब ईयरली डेप्रेशन आप लोग ना हर साल का अलग अलग कर करके निकालते हैं। अगर WDV मेथड होगा सो सीधा मारिएगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर पीरियड निकाला कितना समय आया, पीरियड कितना समय आया, सीधा यहाँ पर 19,000 इंटू 3 अलग कर दिया और 19,000 इंटू 9/12 अलग कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये सब चीजों का शॉर्टकट आप लोगों को एग्जाम में ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 2-2 मिनट में क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे। नोट कर लीजिए अगर आप लोग चाहें तो फिर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो फिर आगे आते हैं। तो ये कुछ बातें हुआ हमारा किसके रिगार्डिंग, स्ट्रेट लाइन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और भी इस टाइप के जो मेथड्स हैं, मतलब और भी जो इस मेथड के नाम हैं उसके। ठीक है, अब डिक्लाइनिंग मेथड में जैसे एक आता है अपना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या जिसको हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड भी हम लोग कहते हैं, इस केस में हमारा जो डेप्रीसिएशन लगता है वो लगता है आपका डब्ल्यूडीबी पर, मतलब रिटन डाउन वैल्यू पर, इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, उसमें कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं होता, अपॉन 100। एंड व्हाट इज दिस डब्ल्यूडीबी, दिस इज कॉस्ट माइनस, यही हमारा डब्ल्यूडीबी होता है। मतलब पिछले साल के जो भी कॉस्ट होगी उसमें डेप्रेशन माइनस करते हो, आपका डब्ल्यूडीबी निकल जाएगा। इस डब्ल्यूडीबी पर आप अपना डेप्रेशन लगाते हो जाओगे। अच्छा, क्या निकाला था? नहीं, 3 साल के बाद का, 3 साल 9 महीने के बाद का हमको बताना था डब्ल्यूडीबी क्या होगा। डब्ल्यूडीबी तो बताया था 1,28,750 क्या उस एसेट की डब्ल्यूडीबी। उस एसेट पर अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना है, वो है 71,250। आपसे मैंने पूछा था डब्ल्यूडीबी बताओ, डब्ल्यूडीबी तो आपने बताया था मेरे को, और क्या बताया था? वही बताया था ना सर, क्यों परसेंट? हाँ देखो, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूज है, नहीं वो मेथड वाला नहीं है। देखिए डब्ल्यूडीबी अगर सवाल में अगर पूछ लिया फाइंड डब्ल्यूडीबी, तो डब्ल्यूडीबी का मतलब कि डब्ल्यूडीबी ये आपसे पूछ रहा है, और इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन डब्ल्यूडीबी, मतलब क्या, वो आपसे अब रिड्यूसिंग या डब्ल्यूडीबी पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। डब्ल्यूडीबी का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूडीबी का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हुआ डब्ल्यूडीबी। अब इस पर कहता है अगर डेप्रिसिएशन या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डब्ल्यूडीबी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है फाइंड डेप्रिसिएशन, फाइंड डब्ल्यूडीबी। तो डब्ल्यूडीबी तो सिंपल मतलब हुआ, डब्ल्यूडीबी का मतलब हुआ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, इसका एक तरीका होता है, ये हम लोग निकाल सकते हैं ऑन कॉस्ट या ऑन डब्ल्यूडीबी। समझ रहे हो ना? तो ये तरीका हुआ। तो बेसिकली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन किस पर देंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर हम लोग डेप्रिसिएशन अपना देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
ठीक है, आगे बढ़ें क्या, प्रोसीड करें? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत आराम से देखिएगा, इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग जो निकालते हैं, इस केस में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग जो निकालते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर से, मैं चाहूंगा रट लीजिए, इस पर बेस्ड आप सवाल तो नहीं पूछेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है 1 - n is life of assets in years, अंडर रूट, ये अंडर रूट एन में है, अंडर रूट एन नेट रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू इसको आप कहते हैं, अपॉन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 8, 16 ये सब तो गुड पावर्स होते हैं, इनका अंडर रूट एन करना आपको मैंने सिखाया। इनका अंडर रूट तो सिंपली आप अंडर रूट दबाते जाएंगे, आपका जो कैलसी होता है उसमें 2, 4, 8, 16 इसका आता जाएगा। दे आर ऑल गुड पावर्स, दे आर ऑल व्हाट, और कुछ होते हैं बैड पावर, या बेसिकली सारे ही होते हैं बैड पावर्स, क्योंकि अच्छे तो कुछ ही होते हैं ना, बाकी तो सारे क्या होते हैं, बैड ही होते हैं। तो बेसिकली अगर 3 का दे दिया, 5 का दे दिया, 6 का दे दिया, 7 का दे दिया, 9 दे दिया, 10 दे दिया, कुछ भी लाइफ ऑफ एसेट दे दिया, वो सब कुछ क्या है, बैड पावर है। वहां पर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इसको मैंने अपनी क्लास में ही सिखाया, मैं अभी यहाँ पर डीएस को रिवाइज कर, तो जिसको भी अगर करना है वो क्लास को देखेगा मेरी। ठीक है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, बैड पावर्स का तो पूछेगा नहीं, वैसे भी आपसे पूछेगा भी नहीं, सिर्फ ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, ये आपसे जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक, पक्का फंडा क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अच्छा एक चीज आप लोग जरूर से कर सकते हैं, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड कुछ कुछ चीजें आ सकती है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा चीजें आपके बुक में ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है। ठीक, अच्छा अब देखिए एसएलएम पर बेस्ड तो सवाल किस टाइप के आते हैं हम लोगों ने पूछ लिया है, डब्ल्यूडीवी पर बेस्ड आपसे सवाल बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के पूछ सकता है। जैसे आपको दे दिया एसेट की कॉस्ट है आपकी, कह दिया 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है आपको कह दिया 10%। ठीक है, फाइंड डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद में डब्ल्यूडीवी निकाल के बताओ। ठीक है, ये 10% है एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड, समझ में आ रहा है? अब देखो ये कैसे करोगे आप लोग, तो आप लोग इसको ऐसे करते हो कि 1 लाख आपकी कॉस्ट हुआ, उसमें से आप अपना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, 1 लाख का 10% 10,000 निकालोगे, फिर ये 90,000, ये फर्स्ट ईयर के बाद की वैल्यू आई, फिर इस पर से आप लोग माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, ये आएगा आपका 9,000, फिर आएगा आपका 81,000, ये आपके सेकेंड ईयर के एंड के बिगनिंग की वैल्यू आई, फिर इस पर से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन 8100, और फिर ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 72,000, ये आपकी थर्ड ईयर की वैल्यू आएगी, राइट। बट बट आप लोगों के पास में एक अल्टरनेटिव तरीका है, क्या, सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे देखो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो समझो हर साल एसेट्स 10% घटने के बाद में 90% होता जा रहा है। अरे हम 10% घटाएंगे तो हर साल एसेट कितना होता जा रहा है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डब्ल्यूडीवी आफ्टर 3 years है मेरा, कितने ईयर्स है, ये हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं 1 लाख का 90%, ये मेरा फर्स्ट ईयर के बाद का वैल्यू आ गया, फिर इसका 90% कर दिया, ये मेरा सेकेंड ईयर के बाद की वैल्यू आ गया,
और फिर उसका 90% कर दोगे, ये मेरा कौन सा वैल्यू आ जाएगा? बेसिकली जो फर्स्ट ईयर का 90% है उसका 90% सेकेंड ईयर हो जाएगा, फिर उसका 90% ही मेरा कौन सा ईयर हो जा रहा है। आप इसको भी करके देखोगे सिंपली, तो फिर आपका आ जाएगा 72,900 रुपये, 72,900 रुपीज। ये सेम आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, आपसे एक सवाल और यहाँ पर ये भी पूछता है कि व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द फिफ्थ ईयर। मैं थर्ड ईयर नहीं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, कब का डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ? फिफ्थ ईयर। तो सपोज करो अगर हमसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है मगर यहाँ पर पूछता है कि फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर, पांचवें साल का हमारा क्या बताओ डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर पहले निकालो, कौन सा निकालो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का हो गया आपका 1 लाख का 10%, ये आपका सिंपल आ गया 10,000। बहुत सिंपल है, जो लोग कैलसी लेके आए हैं वो हाथों हाथ देखें, जो कैलसी जो भी वीडियो में करेंगे वो कैलसी अपना निकाल के देख लेंगे, ठीक है, मगर कैलसी अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया ये फर्स्ट ईयर का। अब देखो आपको डेप्रिसिएशन फॉर फिफ्थ ईयर निकालना है, तो पहले साल का तो निकल गया, फिफ्थ ईयर का जब निकालोगे तो ये होगा आपका 10,000 का 90%, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का, इसका 90% हो गया आपका थर्ड ईयर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा ईयर का हो गया और ये कौन सा ईयर का हो गया? सर ये इसका 90% क्यों कर रहा है? क्योंकि हर साल हमारा बेसिकली ये डेप्रिसिएशन भी घट रहा है। सर घट करके 90% कैसे हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट 90% हो रही है, तो डेप्रिसिएशन भी 90% हो जा रहा है, जो बचा हुआ डब्ल्यू भी उसी पर जा रहा है, तो ये भी 90। अगर रेट ऑफ डिप्रेशन आपका 20% रहेगा तो फिर 80% हो जाएगा, अगर रेट ऑफ डिप्रेशन आपका 15% रहेगा तो फिर 85, मतलब 100 माइनस 50, 100 माइनस रेट ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमने कहा अगर कॉस्ट अगर पूछता है, मतलब डब्ल्यू अगर पूछता है, डायरेक्टली क्या पूछता है आपसे? डब्ल्यू, तब तो डायरेक्टली कॉस्ट में से आप क्या करोगे? 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मारते जाओ, सीधे आंसर आ जाएगा। मगर अगर डेप्रिसिएशन पूछ लेगा तो पहले साल का डेप्रिसिएशन सराफत से निकालना, और जो भी निकाला पहले साल का, अब उसका फिर वही 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला अपना। तो सेकंड ईयर का निकल गया, थर्ड ईयर का निकल गया, फोर्थ ईयर का आ जाएगा आपका 90%, और ऐसे ही करके आप कौन सा ईयर का निकाल लोगे? बोलो कोई परेशानी तो फिर ये 9,000, 81,100, 72,900 और 72,900 का 90%, 72,900 का 90%। हाँ 65,000 का आंसर है। 65, सॉरी 65,000 तो नहीं आएगा, 65, हाँ 6561, एक जीरो आप एक्स्ट्रा पड़ जाता है, 65,000 आएगा, 6500 का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 6561, आई होप ये एकदम क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे बात करें अगर, ठीक, तो इन सब टाइप के सवाल। अच्छा एक चीज और बस खाली गौर करिएगा, एक बात और गौर करिएगा, एक सवाल में फंस जाएंगे अगर इस बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो, ठीक है। देखिए अगर एसेट आपका मिड ऑफ द ईयर में परचेज होता है, कब परचेज होता है?
इफ एसेट इज परचेज इन मिड ऑफ द ईयर, डब्ल्यूडीबी मेथड की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूडीबी मेथड की बात कर रहे हैं। इफ एसेट इज परचेज्ड इन मिड ऑफ द ईयर, तो एकदम लाल स्याही से अपने बुक में लिख लीजिएगा सावधान। समझ में आ रहा है कि नहीं? डब्ल्यूडीबी मेथड में सावधान रहिएगा। अगर आपको कौन सी डेट दिया हुआ है, एसेट परचेज की डेट कौन सी दिया हुआ है, सावधान क्यों? क्योंकि उस समय ना स्ट्रेट फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले साल का काम अपने को आसानी से करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने कहा कि सेम ही क्वेश्चन है, बट अगर हमने एसेट को परचेज किया है ऑन 1 जुलाई 2009, 18 में था ना जैसे, और हमें डब्ल्यूडीबी चाहिए ऑन 31 मार्च 2022, बाकी चीजें सेम ही है, ठीक है हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा इस वाले केस में, आपकी एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख, ठीक है। अब आपका जो ये डेप्रिसिएशन जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर, ये कितना जाएगा, 1 लाख का 10%, 9/12। देखो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, ये 9 महीने का ही लगा, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं, इसलिए इसका 90% नहीं कर सकते आप। समझ में आ रहा था? तो ये कितना हो जाएगा, अरे बताओ कोई, उससे नहीं बताया जा सकता। 7,500, सॉरी, सही है, ठीक है। अब आपका जो डब्ल्यूडीबी आया आफ्टर फर्स्ट ईयर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये आ गया आपका 92,500। समझ रहे हो कैसा है, 1 लाख में से 7500 माइनस कर दिया। अब इसके बाद में आपको जैसे ये 22 तक का चाहिए था ना, 19 तक का तो निकाल ही लिए हैं, 20, 21, 22, 3 साल, मतलब फिर वही चीज है यहाँ पर भी 3 years and 9 months है, मगर वैसे नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा हमें काम पहले साल का अलग से करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट ईयर shall be done separately, फर्स्ट ईयर shall be computed separately। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट ईयर आपने निकाल ही लिया है 92,500। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, समझना। अब यहाँ पर आपको डब्ल्यूडीबी ऑन 31 मार्च 22 चाहिए, तो ये आपका इस 92,500 का 90%, ये 20 वाला हो गया, इसका 90% 21 वाला हो गया, और उसका 90% ये आपका 22। कितना आ रहा है, 67,433, ठीक है। चलो 432, 33 में लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हमसे कहता डेप्रीसिएशन फॉर 2024 पूछता, हमसे यहाँ पर पूछता सेम क्वेश्चन में, ये पूछता डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें भी देखिए चीजें बदल गई, ठीक।
तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट ईयर का आपको डब्ल्यूडीवी निकालना है। पहले क्या करना है, मतलब पहला काम जब हो जाए तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट ईयर का पहले डब्ल्यूडीवी अलग से पहले निकाल लो, क्योंकि ये खतरनाक चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक बार फर्स्ट ईयर का आपका डब्ल्यूडीवी आ जाए, अब देखो काम बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड ईयर का जो मेरा डेप्रीसिएशन होगा वो कितना होगा, इसी 92,500 का 10%। अरे बोलो हाँ ना, इस 92,500 का 10%, 92,500, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया। सेकेंड ईयर का आ गया। अब अपने को कौन साल का, 24, अपने लोग खड़े थे कौन से, 18 पर खड़े थे। 18 से ये 19 वाला आ गया, 19 से ये 20 वाला आ गया, मतलब ये आपका आ गया है 31 मार्च 2020 तक का। देख लो 19 में तो 7,500 आया था ना, और ये 20 का आ गया, ये 31 मार्च 20 का आ गया। अपने को 24 का चाहिए, मतलब कितना और, कितना और। अब आपका डेप्रीसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 9250, इसका 90%, ये आ गया 21, ये आ गया 22, ये आ गया 23, ये आ गया 24। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये निकालो जरा से, 6069। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इसमें क्या है कि सेकेंड ईयर का पहले प्रॉपर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। कौन सा ईयर का, फिर उसका आप 90% मार सकते हो, क्योंकि दिस इज फॉर फुल ईयर, दिस इज फॉर फुल ईयर। अब जब ये पूरा फुल ईयर का सेकेंड ईयर का आ गया, अब उसके बाद में आप 90% मार सकते हो। दिस वुड बी अ सम व्हाट लेंथी क्वेश्चन, बट आई हैव वार्न्ड यू ऑल, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और याद रखना, सावधान, अगर मिड ऑफ द ईयर का क्वेश्चन है तो फिर ध्यान से करिएगा, फिर ये मत कहिएगा ये तो किसी ने बताया ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि? चलो, तो मोटा मोटी इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं आपसे। और पूछ सकता है यहाँ पर, प्रॉफिट पूछ सकता है, सेल किया, आपको इसी टाइप क्वेश्चन दे देगा, कह देगा सेल किया हमने इस डेट पर, सेल किया हमने इस तारीख पर, प्रॉफिट बताओ। तो बेसिकली पहले डब्ल्यूडीपी निकाल लेंगे, फिर डब्ल्यूडीपी निकालने के बाद में तो फिर उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट आसानी से निकाल ही लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डब्ल्यूडीपी निकालना या डेप्रीसिएशन निकालना। तो डब्ल्यूडीपी डेप्रीसिएशन निकालने अगर आता है तो फिर क्या निकाल लोगे, प्रॉफिट। फॉर द फर्स्ट ईयर डब्ल्यूडीवी आपको फर्स्ट ईयर के एंडिंग पर आपको निकालना पड़ेगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड एज वी डू, क्योंकि अब वो पूरे साल भर का हो गया। अब हम लोग जैसे अगर हमको स्टार्टिंग में अगर देता था पहले ईयर का, तो पहली स्टार्टिंग में अगर देता था तो भी तो आप पहले साल का पहले डिप्रेशन अलग से निकालते थे कि नहीं निकालते थे, और फिर उसके बाद में उसका 90% मारते जाते थे डिप्रेशन निकालने के लिए भी। तो बेसिकली एक बार जब वो वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाए, फर्स्ट डेट पर आ जाए, अब उसके बाद में आप डेप्रीसिएशन निकालो और उसका फिर 90% कर सकते। दिस इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो देखो हम लोगों ने कितने साल का काम किया, हम लोगों ने कम से कम 4-5-6 सालों का काम किया। 5-6 सालों का डेप्रीसिएशन निकाल करके हम लोगों ने 6069 विद इन सेकेंड्स बता दिया। ठीक है, बट अगर आप बहुत उसको प्रॉपर तरीके से करोगे, मतलब जैसे आप लोग करते हो, इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब शॉर्टकट चीज़ों को याद रखिएगा, यू विल सर्टेनली डू वेरी गुड। ठीक है, वेरी फास्ट। मैंने इसके कुछ कैल्सी के ट्रिक्स भी बताए, मैं वो कैल्सी के ट्रिक्स पर आज नहीं जाऊंगा। जिसको भी वो देखना है या वो चीज़ों को करना है, वो क्लासेस को रेफर कर ले। वो इम्पॉर्टेंट है भी नहीं भी है इसलिए नहीं अभी, क्योंकि उसके चक्कर में कई क्वेश्चन न कर पड़ो जाए। तो वो कैल्सी का ट्रिक्स वही करे जिसको पूरे साल जिसने कैल्सी का यूज किया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं होता है किसी से अगर आप वक्त के समय अगर उससे काम मांगोगे तो फिर वो भी क्या करें, तुम तो बड़े मतलब ही हो।
ऐसे आपका कैलकुलेटर भी है, वो आपके हाथों को पहचानता है, ऑल्दो अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे अब मैं ये लैपटॉप अगर चला रहा हूँ 4 दिनों से, तो मेरा हाथ इस पर सेट हो गया। जब पहले दिन जब चला इस पर हाथ सेट नहीं था, अब धीरे धीरे करके जैसे आई वुड बी यूज्ड टू, इट वुड रिकॉग्नाइज माई हैंड्स, एंड माई हैंड्स विल रिकॉग्नाइज, सेम थिंग विथ योर कैलसी एज वेल, ऑटोमेटिकली वो हाथ चलने लगेगा। स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर पर ज़्यादा अभी तक वर्क नहीं किया है, प्लीज़ यूज़ इट टू द मैक्सिमम। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना कि आप जब ऑलरेडी एक मतलब एक डरे में रहते हो, तो अरे लगता है अरे हमने सही चीज़ प्लस माइनस किया या नहीं किया, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं ना करती काम। उस समय क्या होता है, हम लोग सेम चीज़ को 2 बार 3 बार करते हैं, और बहुत डर भी लगता है कि अरे कहीं ना कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो गया। अगर आपका हाथ अगर उस पर सेट होगा, तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे मोबाइल चलाते समय आप किसी को मैसेज करना, तो आप आसानी से मैसेज तो कर लेते हो या कुछ भी कर लेते हो, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर अगर वही हाथ सेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जो कैल्सी अगर किसी ने नहीं खरीदा हो, आज खरीदे, और ऐसा कैल्सी खरीदे कि वो उसको लाइफ लॉन्ग, मतलब उसको लंबे समय तक यूज़ कर पाए। ठीक है, और आज जरूर से कैल्सी ले लीजिएगा, जितने भी नालायकों के पास में कैलकुलेटर सही नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताया हुआ है बस खाली आपके इसमें, ये है मैंने आपको प्रॉफिट लॉस सिखा दिया, मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चीज़ सिखा दिया है। एक चीज़ बस और है, ठीक है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम लोग चूज करते हैं, एस एल एम डब्ल्यू डब्ल्यू जो भी मेथड हम लोग चूज करते हैं, एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस मस्ट नॉट बी चेंज्ड एज पर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बट इट कैन बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड फॉर लॉ, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आप डब्ल्यू से एसएलएम या एसएलएम से अगर डब्ल्यू अगर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पर कर रहे हैं, एसएलएम से डब्ल्यू या डब्ल्यू से एसएलएम अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये आप लोगों का जो ये कन्वर्सन है, जो ये चेंजेस है, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब समझते ना, पुरानी डेट से है। कब से है? पुरानी डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे केस में क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर चेंज के कारण, चेंज के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब फ्रॉम बिगनिंग है, कहाँ से है, फ्रॉम बिगनिंग है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका होगा करंट डब्ल्यू होगा, जो भी आपका करंट डब्ल्यू होगा, और एक आपको यहाँ पर कंप्यूट करना पड़ेगा डब्ल्यू एज पर चेंज्ड मेथड। मतलब एक जिस मेथड के हिसाब से आप पहले से अभी दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपका करंट डब्ल्यू आ जाएगा, और अभी आप जो मेथड जो कि बदल रहे हैं, उसके हिसाब से जो डब्ल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ पर इसको क्या कर दोगे आपस में, नाउ यू विल कंपेयर, ठीक है, इसको अगर मैंने कहा 1, इसको अगर मैंने कहा 2, इफ 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो अभी तक करंट डब्ल्यू था वो ज़्यादा है, और अब जो डब्ल्यू आ रहा है वो कम है, मतलब आपका होगा यहाँ पर लॉस। तो ये लॉस के लिए आपकी एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कुछ लोग इसको रिवैल्यूएशन के थ्रू भी डालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और फिर उसको फिर पीएल से कमा देते हैं। आप लोग सिर्फ एक सिंपल एंट्री बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे पीएल में ही डालना सही है डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपका इफ टू, मतलब जो आपकी वैल्यू अब आ रही है वो बड़ी है, और जो पहले तक वैल्यू आपने कर रखा था वो छोटी है, देन प्रॉफिट। ऐसे केस में आपको फिर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे केस में आपकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
इतना ही सिर्फ अभी तक हमारी किताब में दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और सिखा देना चाहता हूँ जो कि ऑल्दो नॉट इन योर बुक्स राइट नाउ बट क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड, ठीक है। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में चाहता हूँ आप लोगों को एक मेथड और बता दूं। एक होता है आपका मशीनार रेट मेथड, और एक होता है हमारा यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड, और एक होता है आपका सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ठीक है। सो मशीना रेट मेथड में देखो, तीनों ही मेथड में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग मशीन आर के बेसिस पर देंगे। देखिए ध्यान से क्या होगा, आप पहले यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो, चलो डेप्रिसिएशन आपको हर साल ईयरली खुद से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल मशीन आवर्स इनटू मशीन आर यूज्ड। मैं सिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आपका आएगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पहले ये दोनों मेथड सीख लीजिएगा, एक कहते हैं कि मशीन आर मेथड और दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड या प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसको और नाम से ऐसे कहा जाता है। जैसे इस केस में क्या होता है कि मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी, यहाँ पर उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 10,000, ठीक है। ये मशीन मेरी टोटल चलेगी 10,000 घंटे। कितनी टोटल चलेगी? अब मैंने इस साल 2,000 घंटे चलाया, ये मेथड मुझे बहुत पसंद है पर्टिकुलरली, ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्टर है ना हमारा, ये प्रोजेक्टर मशीन आर के बेसिस पर ही चलता है। इसकी मैक्सिमम लाइफ 5-4 घंटे होती है, मैक्सिमम लाइफ 5-4 घंटे, मतलब 5-4 घंटे का इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी, इसकी लाइट ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक साल हमने अगर 2,000 घंटे चला लिया तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी कंज्यूम होगा। अगर एक साल में अगर हमने 500 घंटे चलाया तो फिर एक कम कंज्यूम हुआ, तो कम डिप्रिसिएट करेगा। मतलब जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे वैसे करके इसका क्या होता जाएगा, इसकी बैटरी जो है, इसकी जो लाइट है, इसकी जो बल्ब है वो रिड्यूस होती जाएगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल मशीन आवर्स। कॉस्ट है अगर मेरा 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है मेरा अगर 10,000, मैंने कहा टोटल मशीन आवर्स अगर मेरा 10,000, तो 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 10,000, 9 रुपया पर घंटा मेरा खर्चा है। कितना कितना खर्चा है मेरा? 9 रुपया पर घंटा। अगर इस साल मैंने अगर 2,000 घंटा अगर चलाया तो इंटू 2,000 कर दो, 18,000। अगर मैंने 5,000 घंटा चला लिया तो 5,000 इंटू 9 कर लो, 45,000। ये मेरा खर्चा हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स में भी है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कोई मशीनरी है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस होंगे वो फिक्स है, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किया इस साल वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, इसमें क्या रहता है हमारा, ध्यान समझिएगा। इसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन रहता है वो रहता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट इनटू remaining life of asset including current year।
ठीक है। जैसे अगर मैं समझाऊं, अगर मैंने कहा मेरा कॉस्ट है 1 लाख, मेरी अगर स्क्रैप वैल्यू है 10,000, मेरा लाइफ है एसेट का 5 years, फाइंड डेप्रीसिएशन फॉर 3rd year। ठीक है, तो देखो मेरा यहाँ पर डेप्रीसिएशन फॉर 3rd year कैसे निकल करके आएगा, ये आएगा 1 लाख माइनस 10,000, लाइफ का आप पूरा का पूरा उसका ऐड कर दो, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, समझ रहे हो आप लोग। इनटू में जब आप लोग करोगे तो अब आपकी करंट लाइफ कितनी बाकी है इस साल को लेकर के, तीसरे साल आपको लगेगा तो नहीं, करंट ईयर को जोड़ करके 3, करंट ईयर को जोड़ कर कितनी बाकी है 3 years ना, 5 years का था ही ना, 2 ही साल तो हुए, 2 ही साल तो हुए, तो कितने साल बाकी है 3। अब ये करो 5 + 4 9 + 3 12 15 आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो 90,000 अपॉन 15 इंटू 3 कितना आएगा, ये आपका आ गया। ये आपका एक तरीके से हुआ, ये सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड है, ये आपका डिमिनिशिंग में आता है। इसमें हमारा जो एसेट की जो जो डेप्रीसिएशन, एसेट पर जो डेप्रीसिएशन है वो हमेशा हमारा घटता जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, विद दिस वी हैव कवर्ड आवर 3rd chapter, depreciation। ठीक है, we have been very smooth, we have covered 3 chapters till date। चलो, thank you everyone, bye bye, take care।